वेलकम बैक बच्चों टू नंदी सर्स क्लासरूम, आपका अपना क्लासरूम। और अब हम करने वाले हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव वीडियो का सेकंड पार्ट, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट की। अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स है उसको हम डिवाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिनेंशियल पावर्स, discretionary powers, judicial powers and emergency powers। ये 6 पार्ट्स हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को, और हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स 2026, क्योंकि इन पार्ट्स पे से 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन आना बिल्कुल ही संभव है, और आना ही आना है। किसी एक पार्ट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के किसी एक टाइप के फंक्शन से डेफिनेटली एक 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इन सारे पार्ट्स को हम अच्छे से तैयार करेंगे फॉर गेनिंग 3 मार्क्स और 4 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और क्या करना है, चूंकि ये क्वेश्चन 3 मार्कर या 4 मार्कर होगा, तो हमें हर तरह के 3 या 4 पॉइंट याद रखने हैं। हम 4-4 पॉइंट हर तरह के याद रखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर से। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर्स की, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में 4 पॉइंट्स हमारे क्या क्या होंगे। पहला पॉइंट एग्जीक्यूटिव पावर में, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सेंट्रल की सरकार है उसके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। भले ही नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। सेकेंड, ही अपॉइंट्स पीपल टू की पोजीशंस। की पोजीशंस का मतलब लाइक अगर आप बात करें प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। एम्बेसडर्स या फॉरेन जो डेलीगेट्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन, सॉलिसिटर जनरल, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं जो सरकार के कामकाज को चलाते हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये इनका दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर है। तीसरा, ही मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में और यूनियन टेरिटरीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रेसिडेंट की देखरेख में होता है। वहां के जो गवर्नर जनरल होते हैं या वहां के जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड फोर्थ, ही कैन अपॉइंट इंटर state councils to maintain the relationship between center and the state or between two states। यानी कि दो स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करने के लिए वो इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे इन एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का एक पार्ट है, ये आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा, पार्लियामेंट को समन करने का एंड प्रोरोग करने का हक किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, ही कैन समन, याद रखेंगे वर्ड्स को, एंड प्रोरोग।
the sessions of the parliament as well as he can dissolve the Lok Sabha. However, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन परमानेंट हाउस. तो ये हो गया पहला कि he can summon and prorogue or he summons and prorogues the meetings of the parliament as well as he can dissolve Lok Sabha. दूसरा, no bill can become a law without his assent. यानी कि उनके मर्जी के बिना, उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता है. तीसरा, he can issue ordinances when parliament is not in session. अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है यानी कि पार्लियामेंट की बैठक नहीं हो रही है, कोई नियम बनाना है तो ऐसे नियम को ऑर्डिनेंस बोलते हैं. एंड ऑर्डिनेंस इशू करने का हक किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास. चौथा, he addresses the joint meeting of both the houses. अच्छा, कब कब एड्रेस करते हैं? हमेशा जब साल की पहली मीटिंग होती है यानी जो बजट सेशन होता है फरवरी के महीने में, तो जॉइंट सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं. और साथ ही साथ जब कोई लोकसभा चुनी जाती है तो जो उसकी पहली मीटिंग होती है वहां पे भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं. तो ये हो गए उनके लेजिस्लेटिव पावर्स. 4 पावर्स आपको याद रखने हैं. बहुत सारे पावर्स हो सकते हैं बट हम सिर्फ 4 याद रखेंगे. अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल पावर्स की. अगर हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो पहला फाइनेंशियल पावर प्रेसिडेंट का ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं वो किसके बिहाफ पे करते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे. यानी कि एवरी ईयर द प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूसेस द बजट. सेकेंड, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना. He appoints the finance commission after every 5 years, जिसका काम होता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की देखरेख करना और फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस देना. तो फाइनेंस कमीशन की स्थापना कौन करता है? हर 5 साल के बाद उसे कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट. ये 2 पावर हो गए. थर्ड, he has the power to withdraw money from कंटिजेंसी फंड. कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो अचानक की जरूरतों को पूरा करे और वहां से अगर मनी विड्रॉ करना है सरकार का तो उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है. एंड फोर्थ, अगर हम बात करें तो अ बिल, अ मनी बिल is introduced in Lok Sabha only after President's assent. यानी कि प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही, प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही एक मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ये हो गए 4 फाइनेंशियल पावर्स. इंट्रोड्यूसेस द बजट, फाइनेंस कमीशन सेटअप करना हर 5 साल के बाद. ही हैज द पावर टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एज वेल एज एनी मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट. अब हम बात करेंगे जुडिशियल पावर्स की. अगर हम जुडिशियल पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट, सबसे पहला जुडिशियल पावर तो ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ही हैज द पावर टू गिव पार्डन मतलब आपने कहा होगा, आपने सुना होगा मर्सी पिटिशन के बारे में। तो जब सुप्रीम कोर्ट भी किसी को फांसी की सजा दे देती है तो उसके बाद वो इंसान जो है प्रेसिडेंट के पास जा सकता है फॉर आस्किंग फॉर द पार्डन, आस्किंग फॉर द मर्सी पिटिशन कहते हैं इसको। और मर्सी पिटिशन पे उसे फांसी दी जाए ना दी जाए या उसकी फांसी की सजा कम कर दी जाए, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? प्रेसिडेंट के ऊपर। इतना ही नहीं, किसी भी इंसान के सेंटेंस को कम करने का काम भी प्रेसिडेंट के पास रहता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी इंसान के जो पनिशमेंट है उसे कम कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, नो क्रिमिनल सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम। यानी कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस आप नहीं कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो पहले उन्हें इम्पीच करना पड़ेगा, उन्हें प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाना पड़ेगा एंड देन क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर सूट की जा सकती हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको 4 मार्कर मिल जाता है, चौथा पॉइंट भी लिखना ही लिखना है, तो यहाँ पे वो डाल दीजिए कि ही इज द हेड ऑफ द जुडिशियरी। यानी कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सबसे ऊपर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये हो गए 4 पॉइंट। अगर 3 मार्कर आएगा तो ये 3 पॉइंट लिखेंगे। अगर 4 मार्कर आएगा तो शुरू में ही लिख देंगे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स की। डिस्क्रिशनरी पावर्स, अगर हम बात करें डिस्क्रिशनरी पावर्स की, तो इसका मतलब होता है जहां प्रेसिडेंट के पास ये हक होता है कि वो अपनी इच्छा से काम कर सके। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। पहला, अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है, देन किसे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बुलाना है, किस पार्टी को इनवाइट करना है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। इसमें प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई गवर्नमेंट पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है, मतलब उसे अब मेजॉरिटी नहीं मिला हुआ है, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देना है, मिड टर्म इलेक्शंस करवाने हैं, या फिर अपोजिशन पार्टी या किसी दूसरी पार्टी को बुलाना है फिर से सरकार बनाने के लिए उसी लोकसभा में, यह भी डिसाइड करना किसका काम है? प्रेसिडेंट का। तो 2 पॉइंट्स हो गए। पहला, अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है तो फिर प्रेसिडेंट ये तय करेंगे कि किसको बुलाना है सरकार बनाने के लिए। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हार जाती है, यानी कि मोशन उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो यहां पे प्रेसिडेंट अब ये तय करेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन करवाने हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर देना है, प्रेजेंट लोकसभा को, या फिर उसी लोकसभा में किसी दूसरी पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को बुलाना है कि आप सरकार बनाइए। यह भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। थर्ड, अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाता है, यानी कोई गवर्नमेंट, कोई मिनिस्ट्री वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाती है और वो रिजाइन करने को राजी नहीं है कि हम हार गए फिर भी हम रिजाइन नहीं करेंगे, इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन डिसमिस दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये 3 डिस्क्रिशनरी पावर्स हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की। अगर हम बात करें इमरजेंसी पावर्स की, तो 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। एक होता है आर्टिकल 352 जिसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। एक होता है आर्टिकल 356 जिसे हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। एक होता है आर्टिकल 360 जो कि है फिनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। अब आइए जानते हैं इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में।
अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट इंपोज करते हैं इफ ही फाइंड दैट देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, आइदर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाहर से किसी कंट्री के साथ युद्ध हो जाए या देश में कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन इंपोज नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। 352 को इंपोज करने के एक महीने के अंदर पार्लियामेंट को इसे पास करना पड़ेगा, और एक बार जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो ये 6 महीने तक बना रहेगा। 6 महीने के बाद अगर इसे एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट को इसे फिर से पास करना पड़ेगा। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? पहली चीज तो ये होती है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के, ठीक है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे फंडामेंटल राइट्स उस समय खत्म हो जाते हैं। राइट टू, सपोज अगर आप कहें राइट टू फ्रीडम, मूव फ्रीली, और राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, ये सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 आर्टिकल्स रहेंगे, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इसके अलावा जो फेडरल स्पिरिट है हमारी कंट्री की, यानी कि जो हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है, उस समय वो फेडरल स्पिरिट खत्म हो जाएगा एंड स्टेट्स को यूनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये होती है नेशनल इमरजेंसी। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की, यानी कि आर्टिकल 356, तो इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। ये कब लागू किया जाता है? जब स्टेट के गवर्नर प्रेसिडेंट को यह रिपोर्ट देते हैं कि स्टेट की जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रही है, और प्रेसिडेंट को चाहिए कि वहां पे सरकार को खत्म करके वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लाया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356। अब अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी गई तो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को उसे रेटिफाई करना पड़ेगा, यानी पार्लियामेंट को उसे पास करना पड़ेगा, और पास करने के बाद 6 महीने तक ये कंटिन्यू करेगा, और अगले 6 महीने के लिए अगर इसको फिर से लागू करना है तो पार्लियामेंट को इसे फिर से रेटिफाई करना पड़ेगा। यानी 6 महीने के लिए एक बार फिर चलाना है तो फिर दूसरी बार 6 महीने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा चलाया जा सकता है? द आंसर इज यस। 2 कंडीशंस होने चाहिए। पहला, आइदर पूरी कंट्री में या कंट्री के किसी हिस्से में आर्टिकल 352 चल रहा हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकता है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि जिस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई गई है वहां पे अभी सिचुएशन इलेक्शन करवाने के लिए एप्ट नहीं है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है वहां पे इलेक्शन नहीं करवा सकती है, तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा तक चल सकती है। 2 कंडीशंस मैंने बताए, इस याद रखिएगा। ये दोनों कंडीशन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा चलाया जा सकता है। नाउ होता क्या है ड्यूरिंग एन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? जो गवर्नर है वो स्टेट का कामकाज देखते हैं, किसके अंडर में? प्रेसिडेंट के अंडर में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट की, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है या उसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। चाहे तो प्रेसिडेंट विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो विधानसभा को वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं। लेकिन कामकाज कौन देखेगा? प्रेसिडेंट देखेंगे। किसके कंसल्टेशन से? गवर्नर के कंसल्टेशन से। एंड इस दौरान जो स्टेट फंड है वहां से मनी विड्रॉ करने का काम भी प्रेसिडेंट के आदेश पे किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो। अब हम बात करेंगे द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360 व्हिच इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब होता है? जब कंट्री के ऊपर कोई फाइनेंशियल थ्रेट हो, यानी कि हमारा जो ट्रेजरी है वो खाली हो जाए, देश की कामकाज को चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। इस दौरान प्रेसिडेंट किसी की भी सैलरी और अलाउंसेस को कम कर सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस को भी कम किया जा सकता है। इस दौरान प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट को बताएगा कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बाहर निकला जाए, और इस दौरान स्टेट्स को भी प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं कि आपको अपना खर्च कैसे चलाना है, सो दैट इट बेस्ट सूट्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये था फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी लगी है बिकॉज ऑफ वॉर एंड एक बार लगा है बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तो कई बार लगाया गया है। सो दिस वाज ऑल
अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर का दूसरा पार्ट था। अब हमारे पास यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर में एक तीसरा पार्ट बचा हुआ है, जो है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में और भी जानना है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए, फॉलो करिए फॉर अ प्रॉपर रिवीजन फॉर योर बोर्ड्स 2026। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।